1590 एक गवर्नर अपनी कॉलोनी में वापस लौटा, लेकिन वहाँ उसे ना तो अपनी बेटी मिली और ना ही 117 वो लोग जो उस कॉलोनी में रहते थे। सिर्फ एक शब्द लिखा था, क्रॉटन। आज 400 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। यह है इतिहास के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। 16वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड और स्पेन के बीच नई दुनिया पर कब्जा करने की रेस चल रही थी। इंग्लैंड चाहता था कि वो नॉर्थ अमेरिका में अपनी पहली परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट बनाए। इस जिम्मेदारी के लिए गवर्नर जॉन वाइट को चुना गया। 1587 में जॉन वाइट 117 सेटलर्स के साथ अटलांटिक ओशियन पार करके रोनोक आइलैंड पहुंचा, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना के पास स्थित है। इस ग्रुप में सिर्फ सिपाही ही नहीं थे, इसमें औरतें, बच्चे, क्राफ्ट्समैन और पूरे परिवार शामिल थे। यानी उनका इरादा सिर्फ कुछ दिन रुकने का नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का था। शुरू के कुछ हफ्तों में कॉलोनी ने घर बनाए और ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि नई जगह पर जिंदा रहना उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। खाने की कमी पड़ने लगी, लोकल ट्राइब्स के साथ संबंध अच्छे नहीं बने और कॉलोनी को इंग्लैंड से मदद की ज़रूरत पड़ने लगी। जॉन वाइट ने फैसला किया कि वो खुद इंग्लैंड जाकर राशन और नए सप्लाईज लेकर वापस आएगा। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला इतिहास के सबसे बड़े राज में से एक बन जाएगा। इंग्लैंड लौटने से पहले जॉन वाइट ने कॉलोनी को जितना हो सका तैयार किया। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान इंग्लैंड और स्पेन के बीच जंग की तैयारी शुरू हो गई। ज़्यादातर जहाज़ों को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी वजह से जॉन वाइट को अमेरिका वापस जाने की इजाज़त नहीं मिली। 1 महीना, 2 महीने, फिर 1 साल और देखते ही देखते लगभग 3 साल बीत गए। इस दौरान रोनोक कॉलोनी का इंग्लैंड से कोई संपर्क नहीं रहा, ना कोई खत, ना कोई संदेश, ना ही किसी जहाज ने वहां जाकर उनकी खबर ली। जॉन वाइट के लिए ये सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, उनकी बेटी एलेनियर डेयर और उनकी नन्ही पोती वर्जीनिया डेयर, जो रोनोक में ही पैदा हुई थी, दोनों वहीं थी। इतिहास के मुताबिक वर्जीनिया डेयर को अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश बच्ची माना जाता है। 3 साल बाद 1590 में जॉन वाइट को आखिरकार एक जहाज मिल गया। इतने सालों बाद वो सिर्फ एक गवर्नर बनकर नहीं, बल्कि एक पिता और एक नाना बनकर अपने परिवार से मिलने लौट रहा था। लेकिन जैसे ही उसका जहाज रोनोक आइलैंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जहां एक बस्ती होनी चाहिए थी, वहां दूर तक कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। पूरी बस्ती खाली पड़ी थी। जिन घरों को सेटलर्स ने मिलकर बनाया था, उनमें एक भी इंसान नहीं था। जॉन वाइट और उसके साथी पूरी कॉलोनी में घूमे। उन्हें ना कोई लाश मिली, ना किसी लड़ाई के कोई निशान, ना ही ऐसा लगा कि लोग जल्दबाजी में वहां से भागे थे। कुछ घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन लकड़ी और दूसरा सामान संभाल कर हटाया गया था। इससे एक बात का अंदाज़ा लगता था कि कॉलोनी को छोड़ना शायद पहले से ही सोचा हुआ फैसला था, ना कि अचानक हुआ हादसा। फिर जॉन वाइट की नज़र एक लकड़ी के खंभे पर पड़ी। उस पर गहराई से एक शब्द लिखा था, क्रॉटन। पास ही एक पेड़ पर सिर्फ 3 अक्षर भी खोदे गए थे, CRO। ये देखकर जॉन वाइट को एक पुरानी बात याद आई। इंग्लैंड लौटने से पहले उसने सेटलर से कहा था, अगर कभी मजबूरी में कॉलोनी छोड़नी पड़े तो अपनी नई जगह का नाम किसी लकड़ी या पेड़ पर लिख देना, और अगर किसी दुश्मन के दबाव में जाना पड़े तो उस नाम के साथ एक क्रॉस भी बना देना। लेकिन क्रॉटन के साथ कोई क्रॉस नहीं था। इसका मतलब क्या था? क्या सेटलर्स अपनी मर्जी से कहीं और चले गए थे, या उन्हें शब्द लिखने का मौका तो मिला, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका रिकॉर्ड कभी नहीं मिल सका। जॉन वाइट ने आसपास कई दिन तक तलाश की, लेकिन उसे ना अपनी बेटी मिली, ना अपनी देवती, और ना ही उन 118 लोगों में से एक भी इंसान। रोनोक कॉलोनी जैसे इतिहास के पन्नों से ही गायब हो चुकी थी। जॉन वाइट के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्रॉटन का मतलब क्या है? ये कोई अजीब कोड या रहस्यमय शब्द नहीं था। क्रॉटन उस दौर में एक आइलैंड का नाम था, जहां एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब रहती थी। आज इस आइलैंड को हैटरेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जॉन वाइट का पहला अंदाजा था कि शायद सेटलर्स वहीं चले गए हों, और इस बात की एक वजह भी थी। इंग्लैंड से निकलने से पहले ये तय हुआ था कि अगर कॉलोनी को कभी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो लोग अपनी नई लोकेशन का नाम लिख कर जाएंगे। यानी क्रॉटन सिर्फ एक शब्द नहीं था, हो सकता है ये उनकी मंजिल का नाम हो। जॉन वाइट तुरंत वहां जाना चाहता था, लेकिन मौसम ने उनका साथ नहीं दिया। समुद्र में तेज तूफान उठ गया। जहाज के कैप्टन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मजबूरन जॉन वाइट को बिना जवाब मिले इंग्लैंड लौटना पड़ा, और वो दोबारा कभी रोनोक वापस नहीं आ सका। उस दिन के बाद ना उसने अपनी बेटी को देखा, न अपनी देवती वर्जीनिया डेयर को, और ना ही उन
सेटलर्स में से किसी एक को। इसी वजह से रोनोक की मिस्ट्री वहीं से शुरू होती है जहां ज़्यादातर मिस्ट्रीज ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इस कहानी में सवाल तो बहुत हैं लेकिन पक्के जवाब आज भी नहीं। आज 400 साल बाद भी रोनोक के गायब होने का कोई पक्का जवाब नहीं मिला, लेकिन रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस ने इसके कई संभावित कारण जरूर दिए हैं। सबसे पहली और सबसे मजबूत थ्योरी ये कहती है कि सेटलर्स ने रोनोक छोड़कर क्रोटोन आइलैंड का रुख किया। इस थ्योरी के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, उन्होंने पीछे क्रोटोन लिखकर छोड़ा था, और दूसरी, कॉलोनी में ज़बरदस्ती या हिंसा के कोई साफ निशान नहीं मिले। यानी ये मुमकिन है कि उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरी जगह जाकर बसने का फैसला किया हो। कुछ सालों बाद कुछ इंग्लिश एक्सप्लोरर्स ने भी दावा किया कि उन्होंने आसपास के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में ऐसे लोग देखे जिनके चेहरे यूरोपियन से मिलते जुलते थे, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। ऐसा कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वो लोग वाकई रोनोक के सेटलर्स थे। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक कॉलोनी को भूख, सूखे और रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ा। हो सकता है लोग छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग इलाके की तरफ निकल गए हों। उस दौर में नॉर्थ अमेरिका में जिंदा रहना आसान नहीं था, इसलिए ये थ्योरी भी कई इतिहासकारों को मुमकिन लगती है। एक और थ्योरी हमले की भी है, लेकिन इसके सपोर्ट में एविडेंस काफ़ी कम है। अगर किसी बड़े हमले में पूरी कॉलोनी ख़त्म हुई होती तो कुछ ना कुछ निशान ज़रूर मिलते, इसलिए ज़्यादातर रिसर्चर्स इसे सबसे कम मजबूत थ्योरी में से एक मानते हैं। और फिर आती हैं वो कहानियाँ जिनमें श्राप, पैरानॉर्मल ताकतें या एलियन का जिक्र किया जाता है। ये इंटरनेट पर काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी दावे की सपोर्ट में कोई हिस्टोरिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। इसीलिए हिस्टोरियंस इन्हें क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मानते। एक बात आज भी सच है, हम थ्योरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उन 118 लोगों के साथ असल में क्या हुआ, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। पिछले कई दशकों में रोनोक और उसके आसपास कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किए गए हैं। रिसर्चर्स को कुछ इंग्लिश आर्टिफैक्ट्स और बस्तियों के निशान ज़रूर मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यकीन के साथ बता सके कि रोनोक के 118 सेटलर्स का आखिर हुआ क्या था। इसीलिए द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। हो सकता है उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरी जगह नई जिंदगी शुरू की हो, या फिर वक्त के साथ उनकी पहचान दूसरी कम्युनिटीज़ में घुल मिल गई हो। लेकिन जब तक कोई नया और मजबूत सबूत सामने नहीं आता, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ ही रहेंगी। और शायद इसी वजह से आज 400 साल बाद भी रोनोक का नाम हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स और मिस्ट्री लवर्स के बीच उतनी ही क्यूरियोसिटी पैदा करता है जितनी पहली बार करता था। क्योंकि कुछ राज सिर्फ इसलिए याद नहीं रखे जाते कि उनका जवाब मिल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी सच्ची और कम सुनी गई मिस्ट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री लेकर आएंगे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है। सुनते रहो, बस आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता है। स्टे ट्यून्ड।